कर लेते हैं टुडेज ट्रेड का। टुडेज ट्रेड में हर रोज एक स्टॉक हम आपको बताते हैं टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों के आधार पर। आज का स्टॉक भी जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। बिल्कुल दीपाली, आज का जो शेयर होगा वो एक लॉजिस्टिक कंपनी होगी, अल कार्गो लॉजिस्टिक। आप इस पे नजर रखें। असल में सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इसका कल बायबैक खत्म हो रहा है और जो बायबैक है वो 195 के प्राइजेस पर है और अभी ये शेयर करीब 180 रुपये के आसपास बंद हुआ है, तो 15 रुपये का गैप तो अभी भी है बायबैक पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है जो आज और कल दोनों ही सेशन में इस शेयर को शायद टूटने ही नहीं देगा। अब आती है बात इसके कुछ एक और चीज़ों पे। आप 50 दिन का एक मूविंग एवरेजेस देखेंगे तो वो ठीक है, इसका उसके ऊपर ही जाके बंद हुआ है। 3 हफ्तों से लगातार इसमें खरीदारी भी हमने नोटिस की है। बजट से पहले लॉजिस्टिक शेयरों में खरीदारी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक जीएसटी काउंसिल की एक और बैठक अभी होनी है कुछ एक दिनों में ही, तो वो भी एक बड़ा एक ट्रिगर वापस प्ले करेगा। हालांकि ड्यूल कंट्रोल को लेकर ही फैसला होना होगा, लेकिन फिर भी जब एक काउंसिल की बैठक होती है और थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसका असर आता है, क्योंकि अब मेगा ट्रिगर जो नोटबंदी के बाद मार्केट जिसको बहुत पॉजिटिवली देखना चाहता है, वो इस साल देखना चाहता है, वो जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन होना देखना चाहता है। इसलिए उसकी हर बैठक पे ट्रेडर्स ज़्यादा फोकस होते हुए चलेंगे। और इसके अलावा इस कंपनी का अगर आप निजी ट्रेड भी देखेंगे तो ये रोड, रेल और वाटरवेज तीनों के लिए लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है और मेजर कंपोनेंट जो 80% ऑफ द इनकम इन तीनों कंपोनेंट से आती है। और सरकार अब वाटरवेज को भी बढ़ाना चाहती है, इसमें इसका मेजर कंपोनेंट इसके पास है, तो बहुत फ़ायदे का इसको एक सौदा साबित हो सकता है। इसके अलावा पी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री में वो ठीक है और साथ ही अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे वो करीब 60% का है। तो हर कंडीशन, हर लिहाज से कम ये शेयर ठीक लग रहा है। एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की राय इस पर ज़रूर लें आप। 188 का टारगेट आपका होना चाहिए और 176 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो और कार्गो लॉजिस्टिक है आज का टुडे स्टेट, जहां पर 188 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 176 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और वैसे भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स इस पूरे हफ्ते थोड़े एक्शन में रह सकते हैं। कल और परसों 2 दिन फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन कुछ और शेयर्स जो कि आज खबरों में हैं उन स्टॉक्स को देख लेते हैं। हमने ऑटो स्टॉक्स की बातचीत की, लेकिन पॉलीप्लेक्स एक और स्टॉक है, छोटा स्टॉक है लेकिन खबर पॉजिटिव है। केयर ने कंपनी की लंबी अवधि की रेटिंग बढ़ाई है। रेटिंग केयर ए से बढ़ाकर केयर A+ की है। आउटलुक को स्टेबल मेंटेन किया है, तो ये स्टॉक चल सकता है। एक और स्टॉक है लक्ष्मी विलास बैंक का, जहां पर बैंक ने QIP के जरिए 168 करोड़ जुटाए हैं। तो ये कुछ और शेयर्स है जो कि आज खबरों में हैं आज के सेशन के लिए। एक आप देखिए टाटा टेली सर्विसेज को, इन्हें रेटिंग्स ने 750 करोड़ के एनसीडीज की रेटिंग घटाई है और रेटिंग इंडिया A पॉजिटिव से घटाकर इंडिया A की है। तो ये खबरों वाले शेयर्स है जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं आज के सेशन में। लेकिन जय, आपने कौन से ट्रेड्स को पिक किया है आज के लिए, स्पेशली रियल्टी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से जो कि आज खबरों में भी हैं, चल सकती हैं? वेल ओवरऑल दीपाली मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में एक अच्छा मूव मिलेगा ही। तो उसमें से मेरी एक चॉइस का स्टॉक है M&M फाइनेंस, जिसमें क्लियरली 5-week डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट्स पर कंफर्म हुआ है। एक ब्रेकआउट भी देखने मिला वो स्टॉक में लास्ट वीक। एक अच्छी फॉलिंग एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से इंडिकेटर्स काफ़ी ओवरसोल्ड थे और विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस एक बाय क्रॉस ओवर उनमें देखने मिला है। तो आई थिंक M&M फाइनेंस बाय कर चल सकते हैं। लेटेस्ट मूव जो देखने मिला है वो भी आरडी चार्ट्स पर काफ़ी पॉजिटिव और इंपल्सिव है। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड लगभग इसमें 285 से लेकर 290 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो इसे बाय करके चले ऑन द लोअर साइड। आई बिलीव 255 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। और सेकंड पिक रहेगी मेरी गेल में एक अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है विद बाय क्रॉस ओवर अगेन इन इट्स मोमेंटम इंडिकेटर्स। आई थिंक 475 इमीडिएट बेसिस पर टारगेट है। अगर वो निकलता है तो 490 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो दीज आर द टू चॉइसेस। जी, चलिए इस बीच 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मिस्टर सुधीन चौकसी हैं, MD और CEO हैं ग्रुप फाइनेंस के, और साथ ही साथ मिस्टर विशाल गुप्ता भी हैं जो कि MD हैं आशियाना हाउसिंग के। दोनों मेहमानों का स्वागत है। मिस्टर चौकसी, पहले आपके कमेंट्स, जो PM मोदी ने अनाउंसमेंट की है हाउसिंग सेक्टर को या फिर अफोर्डेबल सेक्टर को बूस्ट देने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की, ये कितना हेल्पफुल होगी और क्या हाउसिंग सेक्टर को इससे एक फिलिप मिलेगा? आई थिंक ये शॉक जो अनाउंस हुआ है उससे जरूर फैमिलीज को रिलीफ तो होगा और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम भी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो पहली स्कीम अनाउंस की थी 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी की, जो से 6 लाख रुपीज लोन तक, उसमें आप देखेंगे तो 9 महीने में कुछ ज्यादा डिसबर्सल हुए नहीं है। तो उसका कारण ये है कि जब तक सप्लाई साइड सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती, जिधर बॉटलनेक है सप्लाई साइड पे, तब तक ये स्कीम को परकोलेट डाउन नहीं होगा, सारी ज्यादा नंबर को बेनिफिट नहीं होगा।
तो गवर्नमेंट शुड आल्सो गिव इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव द सप्लाई सिचुएशन। ऑफ कोर्स सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। और इसी पे एक व्यू भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ आशियाना हाउसिंग के मिस्टर विशाल गुप्ता भी हैं। विशाल, अभी जो मिस्टर चौकसी कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सप्लाई की प्रॉब्लम है, नो डाउट वो फाइनेंसिंग के लिए तैयार है, सरकार भी फाइनेंसिंग को लेकर रिबेट छूट दे रही है। हाउसिंग की कंडीशन आपको लगता है कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट से ही जुड़ी हुई है, या फिर एक और बूस्टर डोज चाहिए आपके पर्टिकुलर सेगमेंट को, जहां पे एकदम से सप्लाई बढ़े और इससे एसोसिएटेड कंपनीज हैं उनका बिजनेस भी सुधरेगा, उनकी बैलेंस शीट भी सुधरेगी? Okay, so what Mr. Choksi is saying is quite correct, but that is more in the lower income group segment. In the middle income group segments, supply is not so much of a constraint, and rather affordability has been the constraint. And I think if you look at it, every 1% reduction in interest rates pushes up the loan taking capability by around 8%. Okay. Therefore, reduction in home loan rates should create a lot more affordability and thereby boost the housing market considerably in the coming year. जी मिस्टर चौकसी, इनफैक्ट जैसे आपने कहा कि सप्लाई इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है, ये तो एक ठीक बात है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि और भी स्टेप्स लिए जाएंगे। हाल ही में वेंकैया नायडू की ओर से भी स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बजट में हाउसिंग सेक्टर पर एक ज़्यादा एलोकेशन होगा कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर्स। ये भी इस तरह के भी इंडिकेशंस मिले हैं कि हाउसिंग सेक्टर को एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्टेटस देने की भी बात हो रही है। अगर इस तरह के कोई भी आउटकम बजट में आते हैं तो क्या ये मीनिंगफुल होंगे हाउसिंग सेक्टर के लिए पुश देने के लिए? No, certainly. I think, even with these hopes, it would be certainly improve the demand situation. और supply side के जो bottlenecks है उसको भी जो गवर्नमेंट रिमूव करेंगी और इंसेंटिव देंगे डेवलपर्स को, स्पेसिफिकली लो इनकम सेगमेंट। अभी आप 12 लाख की लोन की बात करें, 9 लाख की लोन की बात करें, तो वी आर टॉकिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अराउंड 12 to 15 lakhs. Now 12 to 15 lakhs cost of the property are not available in the metro cities. They are not available in the large cities. They are available in a tier 2 or tier 3. So, and the problem of the housing shortage is in the metropolitan and large cities. And therefore, the government will have to remove the supply bottlenecks, at a large locations. मिस्टर गुप्ता, एक और चीज़ आपसे क्लैरिफिकेशन के तौर पर भी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट है जहाँ पे आप भी काम कर रहे हैं, तो जो अनाउंसमेंट्स अभी गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं और एक मच अवेटेड एक ट्रिगर और भी है जो कि बजट भी है, शायद वहाँ पे भी कुछ एक अनाउंसमेंट्स हों जो आपके सेगमेंट के लिए, आपके सेक्टर के लिए काफ़ी बेहतर हो जाए। ये कितना बूस्टअप, कितना ग्रोथ आप देखते हैं इसका? मैं ये समझूं कि 2016 और उससे बिफोर का जो टाइम था, अब 2017 इज़ ए नाउ टाइम फॉर अ चेंज। अब यहाँ से स्थिति सुधरेगी, मे बी स्लोली हो लेकिन सुधरेगी। I certainly think so. See, what has happened is there has been a time correction of property already. Last 2 years of property have been very, very stressed, right? And so there has been a lot of time correction of property, and at the same time, incomes of people have gone up in the last 2-3 years. With additional boost that one can get by way of interest rate reduction, suddenly a lot of properties will start becoming a lot more affordable, and therefore I would say that this is the single most important criteria for boosting the real estate market. चलिए, शुक्रिया मिस्टर चौकसी और मिस्टर गुप्ता बातचीत करने के लिए जी बिजनेस। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद मिस्टर रजनीश कुमार हैं, एमडी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। मिस्टर कुमार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर आपको। और एक हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट एसबीआई की ओर से भी आया है। बहुत बड़ा हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट एसबीआई की तरफ से होम लोन बोरोवर्स के लिए, दैट इज ट्रू। बिल्कुल, इसी की डिटेल्स आपसे समझना चाहेंगे। जो 90 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है, क्या ये अक्रॉस सब कैटेगरीज एप्लीकेबल होगा? किस तरह से इसकी डिटेल्स थोड़ी और समझना चाहेंगे? एमसीएलआर तो 90 बेसिस पॉइंट जो कट है वो तो अक्रॉस ही होता है, मतलब दैट इज द न्यू एमसीएलआर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी। और अभी जो भी लोन होंगे वो उसी को बेस मानना। ठीक है मिस्टर कुमार, एक और चीज़ है, क्या हम और भी कट सुनेंगे? ये तो न्यू ईयर गिफ्ट आपकी तरफ से हुआ, क्या बजट गिफ्ट भी हमको मिलने वाला है क्या? नहीं, देखिए, रेट कट का तो हर महीने रिव्यू होता है और ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
ये आपका जो है कॉस्ट ऑफ फंड, जैसे मैंने बोला, रिटर्न ऑन नेटवर्क क्या है आपका, CRR का क्या इम्प्लीकेशन है, तो ये एक एवरी मंथ भी रिव्यू और किस तरह से सिचुएशन स्पेन आउट होती है उस पर डिपेंड करेगा। वैसे आपका सर अपना एनालिसिस क्या कहता है कि अभी भी रूम तो होगा ना सर 1 से 1.5% कट का, क्योंकि अब कासा अच्छा है, सब कुछ ठीक है और इकोनॉमी को वाइब्रेंसी के लिए आप जैसे बैंक अगर थोड़ा भी आगे आ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो सकता है सर। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी 8 नवंबर के बाद क्योंकि क्रेडिट डिमांड अभी नहीं है, वो बैंक की लोन बुक में कोई ग्रोथ नहीं हुई है 8 नवंबर के बाद, तो लोन बुक बढ़ाने के लिए अब ये तो जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट में मॉडरेशन करना। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इस तरह का कोई प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शन करना कि उसके बाद फर्दर कोई स्टीप रेट कट्स होंगे या मतलब ऐसा कोई एकदम ट्रेंड है, तो ये नहीं कहा जा सकता, बिकॉज इसमें बहुत वेरिएबल्स हैं जिनके बेसिस पे MCLR डिटरमिन होता है। 4 तो मेजर वेरिएबल्स है और उनके भी सब वेरिएबल्स होते हैं। तो किस बकेट में आपके पास कितना पैसा है, उस पे क्या रेट कर रहे हैं, क्या कंपोजिशन है लाइबिलिटी का, बैंक का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो इतने फैक्टर्स होने की वजह से एकदम ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अभी कोई और फर्दर स्टीप रेट कट हो सकता है। जी, लेकिन रजनीश जी, अब क्योंकि ये स्टीप रेट कट हुआ है बैंक की ओर से 90 बेसिस पॉइंट का, तो ये जानना चाहेंगे कि मार्जिन्स पर इसका कितना इम्पैक्ट होगा? मार्जिन्स पे लगता है इम्पैक्ट थोड़ा तो जरूर आएगा, लेकिन कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि जो MCLR रेजीम है उसमें 1 साल बाद रीप्राइसिंग होती है। तो ये रेजीम अप्रैल से इंट्रोड्यूस हुआ था, तो नेक्स्ट रीप्राइसिंग एग्जिस्टिंग MCLR लिंक्ड लोन्स की अप्रैल में होगी। ठीक है। और जो बेस रेट लिंक्ड लोन्स है उसमें कोई ज्यादा बदलाव अब नहीं हो रहा है बेस रेट्स में, लेकिन जो अभी 1 जनवरी के बाद पोर्टफोलियो बिल्ड होगा तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली बोरोवर्स को कम आएगी और अप्रैल ऑनवर्ड्स रीप्राइसिंग शुरू हो जाएगा। तो बैंक का प्रयास ये तो रहेगा कि जो डोमेस्टिक निम है 3.04% की, उसको तो प्रोटेक्ट करने का प्रयास रहेगा, लेकिन 8-10 बेसिस पॉइंट का अगर फर्क पड़ता है तो वो कोई ऐसा मेजर इशू नहीं। ठीक है सर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस का सेगमेंट था, वहाँ पे गारंटी भी बढ़ाई गई है जो कि 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई है। इससे ऑफटेक कितना बढ़ेगा क्रेडिट? नहीं, संभावना तो है कि ऑफटेक जो है क्रेडिट का बढ़ना चाहिए, और लेकिन उसमें कुछ और भी जो रिलैक्सेशंस है थोड़ा सा बिकॉज ऑफ दिस थिंग, थोड़ा डिसरप्शन जो कैश साइकिल में MSME का हुआ है। तो जैसे कि वर्किंग कैपिटल लिमिट, अगर आपको मालूम होगा कि नायक कमेटी के हिसाब से 20% पहले बैंक टर्नओवर का लोन देते थे, तो वहाँ पे अब उसे 25% कर दिया गया है। दैट इज मिनिमम, उससे ज्यादा भी बैंक दे सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो MSME सेक्टर से एक तो डिमांड आना चाहिए, लेकिन उनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल में अगर कोई स्ट्रेच है तो उसके लिए भी बैंक को अभी एक इस तरह की कोई पॉलिसी बनाने पे हम लोग विचार कर रहे हैं कि बिना रीस्ट्रक्चरिंग के लेकिन कैसे उनको रिलीफ दिया जा सकता है। जी, लेकिन अब इस कदम के बाद क्या क्रेडिट ग्रोथ भी पिक होने की प्रोजेक्शंस रखनी चाहिए रजनीश जी, क्योंकि काफी समय से ये पोर्शन स्टैग्नेंट था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी मार्च और रादर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 महीने जो है क्रेडिट ग्रोथ के लिए, जिसको बिजी सीजन कहते हैं, उसमें क्रेडिट ग्रोथ तो हर साल ही बैंकों की बेहतर होती है, लेकिन इस बार दिसंबर में क्रेडिट ग्रोथ नजर नहीं आई क्योंकि वो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स में इतना जैसे बदलाव हुआ है, तो रियल एस्टेट सेक्टर में पर्टिकुलरली, जैसे हाउसिंग के लिए लोग वेट एंड वॉच मोड में थे, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट रेट से हाउसिंग लोन की EMI इतनी कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि जो फेंस सिटर्स है, वेट एंड वॉच मोड में है, वो लोग अब अपना परचेज करना शुरू करेंगे। और जब ये इस तरह से सेक्टर्स इनमें डिमांड आने लगेगी तो जो रिलेटेड इंडस्ट्री और रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं उसमें भी डिमांड पिकअप होगा। तो ऑन द होल मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उसको बूस्ट मिलना चाहिए।
ठीक है सर, एक और चीज़ छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर पे कंजम्पशन वाला लोन ज़्यादा बढ़ेगा जहाँ पे हाउसिंग आता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला लोन जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा आती है, वहाँ पे ग्रोथ कितनी ज़्यादा आपको कितनी स्पीड से कहाँ पर दिख रही है, कंजम्पशन या मैन्युफैक्चरिंग? देखिए, अभी तो जो ग्रोथ है इंडिया में वो कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग आजकल इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है, और जीडीपी में अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ऑफ 15% के करीब है। तो सरकार का प्रयास है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेक इन इंडिया के तहत काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जैसे डिफेंस प्रोडक्शन है तो उसका इंडिजिनाइजेशन हो रहा है, जॉइंट वेंचर्स परमिटेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट परमिटेड है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ग्रोथ आना चाहिए, लेकिन अभी जो मेजर ग्रोथ मुझे लगता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड अगर गवर्नमेंट का बढ़ता है तो ग्रोथ स्टोरी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लेड और कंजप्शन लेड की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। और सेलेक्ट सेक्टर्स जो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, जैसा मैंने उदाहरण दिया कि मान लीजिए रेलवे को लोग सप्लाई करते हैं, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो भी एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है। डिफेंस प्रोडक्शन है या पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट है, तो ग्रोथ तो मुझे लगता है कि अभी वहीं से आई। जी रजनी जी, एक चीज और, जो ये नए MCLR रेट्स हैं, ये नए लोन्स पर एप्लीकेबल होंगे या फिर एग्जिस्टिंग लोन्स भी इस दायरे में आएंगे? नहीं, देखिए MCLR में जो है, MCLR का कॉन्सेप्ट ये है कि लोन जो है आपके MCLR 3 मंथ्स का भी है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है। तो जो भी रेट होता है और जो नए लोन होते हैं और या एग्जिस्टिंग लोन जो वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं वो जो रिन्यू होंगे तो वो नए MCLR से फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द रिन्यूअल ऑफ द वर्किंग कैपिटल लिमिट्स और नए जितने भी लोन होंगे वो सब MCLR से लिंक हो जाते हैं। और ज्यादातर 1 ईयर MCLR की बुक है बैंक की। और जैसे अब मान लीजिए किसी ने हाउसिंग लोन बैंक से, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल अगर 16 में किसी ने हाउसिंग लोन लिया है MCLR से, तो उनका स्प्रेड वही रहेगा जो अप्रैल 16 में था, लेकिन उनको रीप्राइसिंग का बेनिफिट अप्रैल 17 से मिले। मतलब पूरे 1 साल जहां से लोन लेना शुरू किया उसके ठीक हो उसी टेन्योर पे आके रिप्राइसिंग होगी एग्जिस्टिंग लोन, उसकी रिप्राइसिंग हो जाएगी। तो जो अप्रैल 16 में होम लोन बोरोवर्स थे उनको अच्छा बेनिफिट जो है अप्रैल 17 में मिल जाएगा।